क्या होगा अगर ये मान लिया जाए कि जिसे हम प्यार कहते हैं, मतलब चाहे वो बहुत गहरा रोमांस हो या फिर निस्वार्थ भाईचारा हो या मानवता के प्रति कोई करुणा हो, वो असल में किसी कवि की कल्पना या किसी दार्शनिक का विचार है ही नहीं। ये तो बहुत ही काफी अलग नजरिया है। हाँ ना, मतलब क्या हो अगर ये पूरी तरह से जन्म के तुरंत बाद हमारी नसों में बहने वाले कुछ कुछ रसायनों और दिमाग की न्यूरल वायरिंग का सीधा सीधा नतीजा हो। कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ ठोस और मापा जा सकने वाला जीव विज्ञान। देखिए, ये विचार शुरुआत में थोड़ा अजीब या शायद थोड़ा मशीनी लग सकता है, क्योंकि सदियों से विज्ञान ने भी ना प्रेम को अपनी पहुंच से बाहर की ही चीज माना था। बिल्कुल, उसे बस एक भावना मान लिया गया था। हाँ, एक ऐसी भावना जिसे प्रयोगशाला में नहीं समझा जा सकता। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं, वो इस पूरी सोच को बिल्कुल जड़ से पलट देती है। एकदम पलट देती है। आज हम मिशेल ओडेंट की बहुत ही प्रसिद्ध किताब द साइंटिफिकेशन ऑफ लव के शुरुआती हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं। और ये किताब ना प्रेम के बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक आधार को हमारे सामने रखती है। और पता है, इस किताब का जो मूल विचार है वो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। ये स्थापित करता है कि दुनिया में प्यार का कोई भी रूप हो, उसका प्रोटोटाइप या उसका जो सबसे पहला मॉडल है ना, वो मात्र प्रेम ही है। यानी एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। हाँ बिल्कुल, मतलब सब कुछ उसी एक सांचे से निकलता है। और स्रोत में ना एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिया गया है। वो विकासवाद वाला? हाँ, विकासवाद के नजरिए से, मतलब मानव इतिहास के शुरुआती दौर में जब हम जंगलों में रहते थे, तब जीवित रहने के लिए आक्रामकता, गुस्सा और हमला करने की जो वृत्ति थी, वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। जो आक्रामक था वही बचता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल। लेकिन आज जब हमारे पास हथियार हैं और हम खुद अपनी पृथ्वी को नष्ट करने की कगार पर खड़े हैं, तो हमारी प्रेम करने की क्षमता ही हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बहुत सही बात कही। मतलब विकासवाद की प्रक्रिया में जो चीजें कभी हमारे लिए फायदेमंद थी ना, वे आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। हाँ, वो आक्रामकता अब हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानों के भीतर ये प्रेम करने की क्षमता आखिर विकसित कैसे होती है। और स्रोत ये बहुत स्पष्ट करता है कि ये क्षमता जन्म के ठीक बाद के कुछ शुरुआती पलों में ही तय हो जाती है। तो अगर इसे एक रूपक के जरिए समझने की कोशिश करें, तो क्या हम प्यार को एक तरह के सॉफ्टवेयर की तरह देख सकते हैं? सॉफ्टवेयर? अच्छा, दिलचस्प है। कैसे? मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर जिसकी सबसे अहम कोडिंग या कहें जिसका पूरा बेस कोड हमारे जन्म के तुरंत बाद के कुछ मिनटों या घंटों में ही हमारे दिमाग में लिख दिया जाता है। अरे वाह, हाँ। और अगर उस समय कोडिंग में कोई भी गड़बड़ हो गई ना, तो पूरा जीवन वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम ही नहीं करेगा। यह सॉफ्टवेयर कोडिंग का नजरिया इसे समझने के लिए बहुत कारगर है। और ये देखने के लिए कि प्रकृति इस कोडिंग को असल में कैसे करती है, हमें इंसानों से पहले थोड़ा जानवरों के व्यवहार को देखना होगा। हाँ, स्रोत में जानवरों के कई उदाहरण हैं। बिल्कुल, प्रकृति ने इस पूरी प्रक्रिया को लाखों सालों में इवॉल्व किया है। देखिए, 1920 के दशक में दक्षिण अफ्रीकी प्रकृतिवादी यूजीन मराइस ने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग किया था। ये प्रयोग ना इस जैविक प्रक्रिया की पूरी कार्यप्रणाली को खोलकर रख देता है। उन्होंने कैफिर बक्स नाम के हिरणों पर अपना अध्ययन किया था। मैंने इस प्रयोग के बारे में स्रोत में पढ़ा है, और सच कहूं तो ये काफी हैरान करने वाला था। हाँ, नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। मतलब उन्होंने प्रसव के दौरान मादा हिरण को क्लोरोफॉर्म दिया था, है ना, जो एक दर्द निवारक है, ताकि उसे दर्द ना हो। हाँ बिल्कुल। और इस प्रयोग का जो परिणाम निकला ना, वो इथोलॉजी, मतलब जो पशु व्यवहार विज्ञान है, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो हुआ क्या था क्लोरोफॉर्म देने के बाद? तो जब मादा हिरण क्लोरोफॉर्म के असर से बाहर आई, तो उसने अपने ही नवजात बच्चे को पहचानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। बाप रे। हाँ, उसने उसे दूध पिलाने या उसके करीब जाने तक से मना कर दिया, जैसे वो कोई अजनबी हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या सिर्फ दर्द न होने से एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? असल में बात सिर्फ दर्द की नहीं है। देखिए, प्रसव का दर्द और उसके जवाब में शरीर के भीतर होने वाली जो भारी रासायनिक हलचल होती है ना, वो जो हार्मोन का अचानक से बढ़ना होता है। बिल्कुल, वही वो ट्रिगर है जो माँ के दिमाग में मातृ प्रेम का स्विच ऑन करता है। अच्छा, तो क्लोरोफॉर्म ने उस प्रोसेस को रोक दिया। हाँ, क्लोरोफॉर्म ने उस रासायनिक चक्र को, उस कोडिंग प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। दिमाग को वो सिग्नल ही नहीं मिला कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। ओह, समझी।
तो ये साबित करता है कि मातृ प्रेम कोई हवा में तैरती अमूर्त भावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट शारीरिक और रासायनिक प्रक्रिया का सीधा परिणाम है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। मतलब प्रकृति ने बहुत ही छोटी सी समय सीमा तय कर रखी है जिसमें ये जुड़ाव होना ही चाहिए। बिल्कुल। और इसी समय सीमा को वैज्ञानिक भाषा में सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील अवधि कहा जाता है। सेंसिटिव पीरियड। हाँ, कॉनराड लोरेंज का बत्तखों पर किया गया शोध ना इस अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। अरे हाँ, वो बत्तख वाला प्रयोग। हाँ, उन्होंने देखा कि बत्तख के बच्चे जन्म के तुरंत बाद जो भी हिलती डुलती चीज देखते हैं, चाहे वो उनकी असली माँ हो, कोई इंसान हो, या यहाँ तक कि कोई खिलौना ही क्यों ना हो, वे उसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं ना? एकदम सही, इसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और ये खिड़की सिर्फ एक बार खुलती है, मतलब वो सेंसिटिव पीरियड। बिल्कुल। प्रकृति के पास ना ऊर्जा बर्बाद करने का समय बिल्कुल नहीं है। ये संवेदनशील अवधि जन्म के ठीक बाद कुछ ही पलों के लिए खुलती है। उस दौरान जो जुड़ाव बन गया वो जीवन भर रहता है, और फिर वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मतलब अगर मिस हो गया तो हो गया। हाँ, अगर उस दौरान जुड़ाव नहीं हुआ तो वो बाद में कभी प्राकृतिक रूप से हो ही नहीं सकता। तो इस शुरुआती समय में बच्चे को असल में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इसे लेकर हैरी हार्लो का जो बंदरों वाला प्रयोग है वो बहुत कुछ कहता है। हैरी हार्लो का शोध मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक माना जाता है। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र बहुत ही विस्तार से किया गया है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि नवजात बंदरों को उनकी असली माँ से अलग कर दिया और उन्हें दो तरह की कृत्रिम माताओं के साथ एक पिंजरे में रखा। वो तार वाली और कपड़े वाली माँ। हाँ, एक माँ केवल तारों से बनी थी, लेकिन उसमें दूध की बोतल लगी हुई थी, और दूसरी माँ जो थी वो नरम मुलायम कपड़े से बनी थी, लेकिन उसके पास दूध नहीं था। तो तार्किक रूप से देखा जाए तो सर्वाइवल के लिए खाना सबसे जरूरी है। मतलब बंदरों को उस तार वाली माँ के पास ही रहना चाहिए था। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, बंदरों ने केवल तभी तारों वाली माँ के पास जाना ठीक समझा जब उन्हें बहुत भूख लगती थी। बस दूध पिया और वापस आ गए। लेकिन दिन का बाकी पूरा समय, और खास तौर पर जब उन्हें डराया जाता या कोई तेज आवाज की जाती ना, तो वे भागकर उस नरम कपड़े वाली माँ से चिपक जाते। वे उसमें सुरक्षा खोजते थे। क्या बात है। मतलब इस प्रयोग ने ये साबित कर दिया कि केवल भौतिक जरूरतें पूरी करना, जैसे बस भोजन और पानी दे देना, काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। स्पर्श, गर्मी और सुरक्षा की जो भावना है वो किसी भी जीव के मानसिक विकास के लिए भोजन जितनी ही जरूरी है। और इसका परिणाम बहुत ही डरावना था। जो बंदर बिना असली माँ के स्पर्श के बड़े हुए ना, वे आगे चलकर पूरी तरह से असामाजिक हो गए। असामाजिक? मतलब घुलती मिलती नहीं थे। हाँ, और उनमें अपने ही साथियों के प्रति अत्यधिक आक्रामकता आ गई। वे सामान्य रूप से संवाद ही नहीं कर सकते थे। बाप रे। स्पर्श की कमी ने ना उनके दिमाग की बनावट को ही हिंसक बना दिया था। पता है, ये बिंदु मुझे आज के हमारे आधुनिक जीवन की तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है। कैसे? मतलब अगर केवल भौतिक जरूरतें पूरी करना और जानकारी देना काफी नहीं है, तो आज के समय में जब बच्चों को उनके शुरुआती सालों में घंटों तक डिजिटल स्क्रीन या टैबलेट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, हाँ, तो क्या हम उन्हें अनजाने में उसी तार वाली माँ के हवाले नहीं कर रहे? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? स्क्रीन उन्हें रंग दिखा रही है, जानकारी दे रही है, लेकिन वो जो स्पर्श है, वो जो जैविक जुड़ाव है, वो तो गायब है। क्या ये भविष्य में एक आक्रामक समाज की नींव नहीं रख रहा? ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय पहलू है। डिजिटल दुनिया कभी भी ना उस रासायनिक प्रतिक्रिया की जगह ले ही नहीं सकती जो शारीरिक निकटता, स्पर्श और आई कांटेक्ट से पैदा होती है। बिल्कुल। और जब हम इस रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं ना, तो हमें उस मुख्य रसायन को समझना होगा जो इस पूरे सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण कोड है। आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही, ऑक्सीटोसिन। हाँ, पूरी स्रोत सामग्री में ऑक्सीटोसिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसे तो हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है। तो ये शरीर में असल में काम कैसे करता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से एक स्तनधारी हार्मोन है, और ये केवल प्रसव के समय ही नहीं निकलता। अच्छा, और कब निकलता है? ये हमारे जीवन के हर उस पल में मौजूद होता है जहां किसी भी प्रकार का प्रेम या जुड़ाव होता है। जैसे जब एक माँ बच्ची को स्तनपान कराती है, जब दो लोग शारीरिक रूप से अंतरंग होते हैं, या यहाँ तक कि जब हम दोस्तों या परिवार के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना साझा करते हैं ना। अच्छा। खाना खाते वक्त भी। हाँ।
इन सभी स्थितियों में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मतलब ये हमें एक दूसरे से बांधने वाला एक तरह का गोंद है। लेकिन क्या ये जन्म के समय अकेले ही सारा काम करता है? नहीं नहीं, जन्म एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। प्रकृति क्या करती है कि ऑक्सीटोसिन के साथ रसायनों का एक पूरा कॉकटेल या कहें एक मिश्रण बनाती है। कॉकटेल, उसमें और क्या होता है? ऑक्सीटोसिन के साथ भारी मात्रा में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन, ये तो प्राकृतिक दर्द निवारक है ना? बिल्कुल, ये शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक है। ये एक तरह से अफीम की तरह काम करता है, जो माँ को एक अलग ही मानसिक अवस्था में ले जाता है। हाँ। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन निकलता है, जो मातृत्व की भावना को ट्रिगर करता है। इन तीनों का जो सटीक तालमेल है ना, वही वो स्थिति बनाता है जहां माँ दर्द के बावजूद अपने बच्चे से तुरंत प्यार करने लगती है। ये कॉकटेल तो बहुत ही नाजुक लगता है, और स्रोत के अनुसार शरीर के भीतर ही इस कॉकटेल का एक बहुत खतरनाक दुश्मन भी मौजूद है। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, ये तो हमारा फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो हार्मोन है ना? बिल्कुल, ये हमें खतरे के समय अलर्ट करता है। और जीव विज्ञान का एक बहुत ही कड़ा नियम है कि एड्रेनालिन और ऑक्सीटोसिन एक साथ काम कर ही नहीं सकते। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जन्म की प्रक्रिया एक गाड़ी है और ऑक्सीटोसिन उसका एक्सेलरेटर है जो उसे आगे बढ़ा रहा है, हाँ, तो एड्रेनालिन उसका इमरजेंसी ब्रेक है? मतलब जैसे ही शरीर को लगता है कि कोई खतरा है, वो तुरंत ब्रेक लगा देता है। ये एकदम सटीक व्याख्या है। विकासवादी नजरिए से सोचिए जरा, हजारों साल पहले अगर कोई मादा जानवर प्रसव कर रही है और अचानक झाड़ियों में उसे एक शेर या शिकारी की गंध आती है, तो वो वहां रुक नहीं सकती। बिल्कुल, उस वक्त प्रसव जारी रखना जानलेवा हो सकता है। इसलिए उसका दिमाग तुरंत एड्रेनालिन छोड़ता है। एड्रेनालिन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, सारा खून मांसपेशियों में भेज देता है ताकि वो भाग सके, और ऑक्सीटोसिन का उत्पादन तुरंत बंद कर देता है। और प्रसव वहीं रुक जाता है। एकदम सही। ये तो प्रकृति का एक बहुत ही शानदार सुरक्षा तंत्र है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये तंत्र बिना किसी असली खतरे के सक्रिय हो जाए। बिल्कुल, और यहीं पे दिक्कत शुरू होती है। और यहीं पर स्रोत हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों और जो हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं ना, उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। हाँ, मतलब आज के समय में डिलीवरी रूम में कोई शेर तो नहीं आ रहा है, फिर भी महिलाओं के शरीर में एड्रेनालिन क्यों बन रहा है? इसका जवाब हमें मिशेल ओडेंट की प्राइमल हेल्थ रिसर्च में मिलता है। उन्होंने हजारों मामलों का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया है। अच्छा। जो ये साबित करता है कि जन्म के समय की जो परिस्थितियां होती हैं ना, वो जीवन भर के स्वास्थ्य और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। अब आप सोचिए, आज के अस्पतालों में क्या होता है? तेज लाइटें होती हैं। हाँ, तेज चमकदार लाइटें, अजनबी चेहरे, मतलब डॉक्टर और नर्स जो बार बार आकर जांच कर रहे हैं, मशीनों की बीप बीप की आवाजें और अजीब सी गंध। तो ये सब माँ को डराता है। बिल्कुल, ये सब माँ के अवचेतन मन को एक सिग्नल देता है कि वो सुरक्षित नहीं है। और जैसे ही वो असुरक्षित महसूस करती है, वो इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। एकदम सही। प्रसव की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जटिलताएं बढ़ती हैं, और फिर हमें कृत्रिम दवाओं या सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इसका बच्चे के भविष्य पर क्या असर होता है? शोध के आंकड़े ना इस मामले में बहुत ही चिंताजनक हैं। प्राइमल हेल्थ रिसर्च दिखाता है कि जन्म के समय होने वाली जो जटिलताएं होती हैं, खासतौर पर जब प्राकृतिक हार्मोनल प्रक्रिया को बाधित किया जाता है, तो उसका सीधा संबंध बाद के जीवन में हिंसा और अपराध से है। बाप रे, सच में? हाँ, जिन बच्चों ने जन्म के समय भारी तनाव झेला या जिनके मस्तिष्क में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसे एस्फिक्सिया कहते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो आवेग और गुस्से को नियंत्रित करता है, हमेशा के लिए बदल सकता है। मतलब जो 18 साल की उम्र में बच्चा
हिंसक हो रहा है या नशे की लत का शिकार है, उसकी जड़ें उसके जन्म के तरीके में छिपी हो सकती हैं। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। बिल्कुल है, और ये सिर्फ दावा नहीं, शोध पर आधारित है। एस्फिक्सिया और जन्म के समय दी गई जो भारी दर्द निवारक दवाएं होती हैं ना, उनका संबंध किशोरावस्था में आत्महत्या की प्रवृत्ति और ड्रग्स की लत से सीधे तौर पर पाया गया है। ये तो बहुत डरावना है। उत्पन्न होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऑटिज्म। हाँ, क्योंकि ऑटिज्म के कई मामलों में सामाजिक जुड़ाव की कमी देखी जाती है, जो कि असल में ऑक्सीटोसिन का ही मुख्य काम है। हमारी आधुनिक प्रणालियां तो हस्तक्षेप कर ही रही हैं, लेकिन इतिहास में कुछ संस्कृतियों ने अनजाने में या जानबूझकर भी तो इस प्रक्रिया को बिगाड़ा है। हाँ, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे स्रोत में कोलोस्ट्रम का जो उदाहरण है। कोलोस्ट्रम, ये माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है। हाँ, देखिए, ये सिर्फ पोषण नहीं है, ये बच्चे के लिए पहली वैक्सीन की तरह होता है जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बिल्कुल। लेकिन कई पुरानी संस्कृतियों में ये मान लिया गया कि ये दूध खराब या गंदा है और इसे फेंक दिया जाता था। ये तो प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ थी। बहुत बड़ी। लेकिन ये तो फिर भी अज्ञानता थी। लेकिन स्पार्टा का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है ना, वो तो मुझे बहुत ही भयानक लगा। स्पार्टा? हाँ, वो एक बहुत ही चरम उदाहरण है। स्पार्टा एक ऐसा समाज था जिसका पूरा अस्तित्व ही युद्ध और विजय पर टिका था। उन्हें ऐसे नागरिक चाहिए थे जो बिल्कुल निर्दयी हों, जिन्हें दर्द से डर ना लगे और जो बिना कुछ सोचे हत्या कर सकें। तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने प्रकृति के इसी सेंसिटिव पीरियड वाले नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन बिल्कुल उल्टे तरीके से। अच्छा, कैसे? वे बच्चे के जनते ही उसे मां से तुरंत अलग कर देते थे। वे जानबूझकर उस शुरुआती जुड़ाव को, उस ऑक्सीटोसिन के बहाव को रोक देते थे। हे भगवान! उन्हें पता था कि अगर बच्चे को मां का प्यार और स्पर्श मिल गया तो उसमें सहानुभूति आ जाएगी। और एक बात बताइए, सहानुभूति किसी योद्धा के लिए अच्छी है क्या? बिल्कुल नहीं, योद्धा को तो कठोर होना चाहिए। बस इसलिए वे जैविक रूप से एक हिंसक और आक्रामक पीढ़ी तैयार करते थे। ये तो सच में हैरत अंगेज है। मतलब उन्होंने जानबूझकर प्यार के इस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दिया। एकदम सही। लेकिन चलिए स्पार्टा से वापस आज के समय पर आते हैं। ऑडेंट अपनी किताब में जन्म के पुनर्निर्माण या बर्थ रीबॉर्न की बात करते हैं, और इसमें एक शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है? देखिए, नियोकॉर्टेक्स हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे ऊपरी, सबसे नया और विकसित हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। अच्छा। इसी के कारण हम भाषा बोल सकते हैं, गणित हल कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। रुकिए, ये हिस्सा तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है ना? फिर ये जन्म की प्रक्रिया में बाधा कैसे बन सकता है? क्या हमारा ये स्मार्ट दिमाग ही असल में समस्या है? हाँ, और पता है, यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? क्योंकि जन्म देना कोई तार्किक या बौद्धिक काम नहीं है। यह पूरी तरह से एक जैविक, आदिम और स्तनधारी प्रक्रिया है। ये दिमाग के उस पुराने हिस्से से नियंत्रित होती है जो हमारे विकास में बहुत पहले बन गया था। तो जब एक माँ प्रसव में होती है ना, तो उसके नियोकॉर्टेक्स यानी उसके तार्किक दिमाग को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। उसे सोचना बंद कर देना चाहिए। हाँ, उसे एक तरह की ट्रांस या ध्यान की अवस्था में जाना होता है जहां वो सोचना बिल्कुल बंद कर दे। और जब अस्पताल में कोई डॉक्टर आके उससे पूछता है आपका ब्लड प्रेशर क्या है या आपका मेडिकल नंबर क्या है, बिल्कुल, तो उसे जवाब देने के लिए अपना नियोकॉर्टेक्स चालू करना पड़ता है। एकदम सही पकड़ा आपने। कोई भी ऐसी चीज जो उसे सोचने पर मजबूर करे, जैसे लगातार बातचीत, तेज रोशनी जो दिमाग को जगाए रखती है, या यह एहसास कि उसे देखा जा रहा है, मतलब निगरानी। हाँ, निगरानी, ये सब नियोकॉर्टेक्स को सक्रिय कर देता है। और जैसे ही तार्किक दिमाग चालू होता है, वो उस आदिम प्रक्रिया को दबा देता है। शरीर को लगता है कि अगर मैं सोच रही हूं तो इसका मतलब है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, और फिर से वही इमरजेंसी ब्रेक यानी एड्रेनलिन। हाँ, एड्रेनलिन लग जाता है। इसीलिए जन्म के समय महिलाओं को जानवरों की तरह ही एकांत, अंधेरा और परम शांति चाहिए होती है। ये पूरी अवधारणा हमारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिल्कुल लगाती है। लेकिन इस शुरुआती जन्म के समय से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रसायन और ये जो हार्मोन है, ये सिर्फ बचपन तक तो सीमित नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार हमारे वयस्क जीवन, हमारे आकर्षण और हमारी कामुकता पर भी इसी विज्ञान का नियंत्रण है। जी, मिशेल ओडेंट एक समग्र कामुकता यानी होलिस्टिक सेक्सुअलिटी के विचार को सामने रखते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सेक्स, प्रसव और स्तनपान को तीन बिल्कुल अलग अलग चीजें मानते हैं। हाँ, समाज तो इन्हें अलग ही देखता है। लेकिन जैविक रूप से या कहें शरीर के नजरिए से
ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं में ऑक्सीटोसिन काम करता है और इन तीनों में इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी शरीर के भीतर से कुछ बाहर निकलने का तंत्र शामिल होता है। इसका मतलब है कि ये सब एक ही न्यूरल और हार्मोनल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई समाज सेक्स को लेकर बहुत रूढ़िवादी है तो इसका सीधा असर जन्म की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा? ऐतिहासिक रूप से यही देखा गया है। जो समाज सेक्सुअलिटी को दबाते हैं, उसे कोई पाप या शर्म का विषय मानते हैं, उन्हीं समाजों में महिलाओं के लिए प्रसव की प्रक्रिया सबसे ज्यादा दर्दनाक और जटिल हो जाती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि आप एक ही प्राकृतिक तंत्र के एक हिस्से को दबाकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसका दूसरा हिस्सा स्वतंत्र रूप से और अच्छे से काम करेगा। ये बहुत ही गहरा विचार है। और जब हम कामुकता की बात करते हैं ना, तो आकर्षण की बात भी आती है। हाँ बिल्कुल, आदि गणित है। ये पूरी तरह से विकासवादी गणित है। जब हमें कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक लगता है ना, तो असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से उनकी सेहत और प्रजनन क्षमता का आकलन कर रहा होता है। अच्छा, कैसे? जैसे पुरुषों में चौड़े कंधे और वी शेप शरीर और महिलाओं में एक निश्चित फैट डिस्ट्रीब्यूशन या बीएमआई को आकर्षक माना जाता है। क्योंकि अतीत में यह इस बात का सबूत था कि वे स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं। चेहरे की समरूपता या सिमेट्री ये बताती है कि उस व्यक्ति के डीएनए में कोई बड़ा म्यूटेशन या बीमारी नहीं है। और फेरोमोन्स या जो गंध का जिक्र है स्रोत में, वो कैसे काम करता है? गंध शायद सबसे शक्तिशाली तंत्र है। पसीने और शरीर की प्राकृतिक गंध के जरिए हम असल में सामने वाले के इम्यून सिस्टम यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता को सूंघ रहे होते हैं। सूंघ रहे होते हैं मतलब सच में? हाँ, प्रकृति ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हम ऐसे साथी को चुनें जिसका इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम से बिल्कुल अलग हो, ताकि होने वाले बच्चे को दोनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिले। बिल्कुल, ताकि बच्चा ज्यादा मजबूत हो। ये तो कमाल है। मतलब जिसे हम अक्सर पहली नजर का प्यार या लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, वो असल में पहली गंध का प्यार हो सकता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इन सब में मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगी। स्रोत कहता है कि जिसे हम रोमांटिक प्यार कहते हैं, उसकी मियाद सिर्फ 18 महीने से 3 साल तक होती है। हाँ। रुकिए, ये तो बहुत ही निराशाजनक विचार है। मतलब क्या सच्चे प्यार की कोई एक्सपायरी डेट होती है? ऐसा क्यों है? देखिए, ये सुनने में भले ही थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन विकासवादी मानव विज्ञान के नजरिए से ये बेहद तार्किक है। कैसे? शुरुआती मनुष्यों को जंगल में जीवित रहना था। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत लाचार होता है। माँ को उसे दूध पिलाना है और वो उस वक्त शिकार नहीं कर सकती। इसलिए प्रकृति ने रोमांटिक प्यार का ये इंटेंस हार्मोनल कॉकटेल बनाया, ताकि माता पिता साथ रहें। बिल्कुल, ताकि वे एक दूसरे से इतनी गहराई से बंधे रहें कि वे साथ मिलकर उस नाजुक समय में बच्चे की रक्षा करें। और 3 साल ही क्यों? 4 या 5 साल क्यों नहीं? क्योंकि ये लगभग 3 साल की उम्र में बच्चा अपने पैरों पर चलने दौड़ने लगता है। वो ठोस खाना खा सकता है और कबीले के दूसरे लोगों के साथ चल सकता है। अच्छा, तो वो थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाता है। हाँ, अब माँ को 2400 घंटे सुरक्षा के लिए पिता की उतनी जरूरत नहीं रहती। इसलिए प्रकृति उस तीव्र इन्फैक्चुएशन वाले हार्मोन को बंद कर देती है, ताकि वे चाहें तो नए साथी खोज सकें और प्रजाति की आनुवंशिक विविधता बढ़ सके। बाप रे, प्रकृति का तो अपना ही एक अलग और क्रूर किस्म का तर्क है ना? और इस दौरान बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है? क्योंकि जन्म के तुरंत बाद तो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बच्चा माँ को 3 मुख्य जैविक तरीकों से पहचानता है। पहला है गंध। बच्चे ने 9 महीने तक एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भ जल की गंध महसूस की है और जन्म के बाद माँ के शरीर से वही गंध आती है। अच्छा, तो गंध से। दूसरा है आवाज। माँ के दिल की धड़कन और उसकी आवाज बच्चे के दिमाग में पहले से छप चुकी होती है। और तीसरा, जन्म के ठीक बाद ऑक्सीटोसिन के कारण माँ और बच्चे दोनों की आंखों की पुतलियां बहुत फैली हुई होती हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ एक गहरा आई कांटेक्ट कर पाते हैं। तो ये नजरों का मिलना कोई काव्यात्मक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से जैविक ट्रिगर है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़े ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। प्रकृति ने इंसानों को प्यार करने के लिए ही डिजाइन किया है। बिल्कुल सही। हमारा पूरा शरीर, हमारे हार्मोन्स, हमारा दिमाग, सब कुछ जन्म के उस शुरुआती सेंसिटिव पीरियड में इस प्यार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बना है। इसी से समाज में शांति, सहानुभूति और जुड़ाव पैदा होता है। चिकित्सा हस्तक्षेपों के जरिए इस सबसे नाजुक प्रक्रिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, हमने इसे बहुत मेडिकल बना दिया है। बिल्कुल, हम प्रसव को सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी मान बैठे हैं, जबकि ये असल में एक गहरी जैविक
और भावनात्मक घटना है। और यहीं पर सोचने वाली बात आती है। हमने स्पार्टा का उदाहरण देखा, जहां उन्होंने अच्छे योद्धा बनाने के लिए जानबूझकर जन्म के समय माँ और बच्चे को अलग करके उस प्यार के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दिया था ताकि बच्चे आक्रामक बने। हाँ, वो एक सोची समझी रणनीति थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की चर्चा के बाद हमारे जहन में लंबे समय तक रहने वाला है। अगर स्पार्टा ने जानबूझकर ऐसा किया था, तो क्या आज की हमारी आधुनिक प्रसव प्रणालियां हमारे चमकते हुए तकनीकी अस्पताल और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां से अलग करके नर्सरी में रखने की प्रथाएं अनजाने में ही सही वही काम नहीं कर रही हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम इस बात से पूरी तरह बेखबर होकर अपनी प्रेम करने की जैविक क्षमता को धीरे धीरे खत्म तो नहीं कर रहे हैं? और अगर सचमुच ऐसा हो रहा है, तो हमारा आने वाला समाज कैसा होगा? एक ऐसा समाज जो तकनीक में तो बहुत आगे होगा, लेकिन जहां सहानुभूति और जुड़ाव बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग हमेशा से ना प्यार को एक बहुत ही कोमल सी भावना मानते आए हैं, मतलब दिल से जुड़ी हुई एकदम शांत और खूबसूरत चीज। हाँ बिल्कुल, और साहित्य में या कविताओं में तो इसे ऐसे ही पेश किया जाता है। सही कहा, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे विशुद्ध भावना यही है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जो जानने वाले हैं ना, वो बहुत अलग है, एकदम हैरान करने वाला है। हाँ, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस प्यार को हम इतना कोमल मानते हैं, उसकी शुरुआत ना एक बहुत ही भयंकर स्वार्थ के टकराव से होती है। मतलब एक आणविक स्तर की जंग जो माँ के गर्भ के अंदर चल रही होती है। एग्जैक्टली। तो आज हम मिशेल ऑडेंट की किताब द साइंटिफिकेशन ऑफ लव के दूसरे भाग पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये किताब ना सच में हमारे प्यार को देखने के नजरिए को पूरी तरह पलट देती है। बिल्कुल पलट देती है। हमारा आज का मिशन यही है कि हम समझे कि जीव विज्ञान, इवोल्यूशन और हमारी जन्म की प्रक्रियाएं कैसे हमारी प्यार करने की क्षमता को तय करती हैं। और ये भी कि हमारी आज की जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, वो कैसे अनजाने में इस प्राकृतिक क्षमता को खतरे में डाल रही हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से जीवन शुरू होता है, यानी माँ का गर्भ। हाँ, बचपन से हमें तो यही बताया गया ना कि माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच एकदम परफेक्ट हार्मनी होती है। हाँ, एक पूर्ण सामंजस्य। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है गर्भ को। सही बात है, लेकिन विज्ञान तो यहाँ कुछ और ही कह रहा है। जीव विज्ञान के स्तर पर अगर देखें तो वहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं है, बल्कि एक जेनेटिक संघर्ष चल रहा है। जेनेटिक संघर्ष मतलब एक तरह की लड़ाई? हाँ, संसाधनों की लड़ाई। इसे ऐसे समझते हैं कि भ्रूण का एकमात्र लक्ष्य होता है जीवित रहना और बहुत तेजी से विकसित होना। इसके लिए वो चाहता है कि माँ के शरीर से ज्यादा पोषण खींचे। ये उसका एक प्राकृतिक स्वार्थ है। लेकिन अगर वो मन मर्जी से सारा पोषण खींच लेगा तो माँ के सर्वाइवल को भी तो खतरा हो जाएगा ना। बिल्कुल, इसीलिए माँ का शरीर भी खुद को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो एक लिमिट तय कर देता है कि भ्रूण को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा पोषण ना मिले। रुको, ये बात वाकई चौंकाने वाली है। मतलब जिस रिश्ते को हम निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं, उसकी शुरुआत में भ्रूण कह रहा है कि मुझे सब कुछ चाहिए, और माँ का शरीर कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकती। बाप रे, ये तो एकदम उल्टी ही कहानी हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में भ्रूण अकेला नहीं होता है, उसके पास अपना खुद का एक बहुत ही ताकतवर प्रतिनिधि होता है। अच्छा, कौन? प्लेसेंटा, जिसे हम गर्भनाल भी कहते हैं। प्लेसेंटा। किताब पढ़ते हुए मुझे एक उपमा बहुत सही लगी थी। अगर हम इसे आम भाषा में समझे तो प्लेसेंटा किसी बहुत ही आक्रामक कॉर्पोरेट वकील की तरह काम करता है। एकदम सही तुलना है ये, जो हर कीमत पर अपने मुवक्किल यानी भ्रूण के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन झटक लेना चाहता है। लेकिन वो वकील वाली तुलना ना वैज्ञानिक रूप से भी बहुत सटीक बैठती है। हाँ, क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण माँ की कोशिकाओं से नहीं होता है, वो भ्रूण की ही कोशिकाओं से बनता है। तो मतलब उसकी पूरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ भ्रूण के लिए होती है। एग्जैक्टली। अब सवाल आता है कि ये वकील अपना काम निकलवाता कैसे है। हाँ, वो करता क्या है अंदर? वो माँ के खून में कुछ ऐसे खास हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है जिनका सीधा काम होता है माँ का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ा देना। एक मिनट, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से भ्रूण का क्या फायदा होगा?
बहुत बड़ा फायदा है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि खून का बहाव तेज हो गया है। अच्छा। तो जब दबाव बढ़ता है ना, तो प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण तक पहुंचने वाले खून और पोषण की मात्रा भी जबरदस्ती बढ़ जाती है। भ्रूण माँ के शरीर के प्राकृतिक अवरोधों को तोड़ देता है। ये तो यार एक तरह से माँ के शरीर को हाईजैक करने जैसा हो गया। लेकिन अगर ये कॉर्पोरेट वकील कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाए तब क्या होगा? मैंने सुना है लोग इसे बस गर्भावस्था की एक आम बीमारी मानते हैं। पर असल में ये कोई बाहरी बीमारी नहीं है, ये उसी जेनेटिक संघर्ष का अनियंत्रित हो जाना है। मतलब जब मांग इतनी बढ़ जाए कि माँ का ब्लड प्रेशर डेंजर लेवल पर पहुंच जाए। बिल्कुल, तब माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो जाता है। ये सब सुनकर तो दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर जीवन की शुरुआत ही इतने गहरे स्वार्थ और रासायनिक छीना झपटी से होती है, तो ये सब आखिर प्रेम के विज्ञान का हिस्सा कैसा बन जाता है? मतलब जो बच्चा इतनी आक्रामकता से पोषण छीन रहा है, वो बाहर आकर प्यार करना कैसे सीख जाता है? यहीं पर प्रकृति का सबसे बड़ा जादू काम करता है। क्योंकि शुरुआत अगर स्वार्थ से हुई है, तो प्रकृति को इसे बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है। एक तरह का शिफ्ट। हाँ, जब जन्म का समय आता है, तो प्रकृति इंसान के दिमाग में एक स्विच दबाती है। ये स्विच इंसान को उसकी तार्किक सोच से हटाकर एक एक्सटेसी यानी परमानंद की अवस्था में ले जाता है। ये स्विच काम कैसे करता है? क्योंकि किताब में ना जन्म देने की प्रक्रिया की तुलना काम सुख यानी ऑर्गेज्म और गहरी ईश्वरीय प्रार्थना से की गई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना पहली बार में? हाँ, बहुत अजीब लगता है। इन तीनों चीजों में आखिर क्या समानता हो सकती है? समानता इनके बाहरी रूप में नहीं है, समानता है दिमाग के अंदर हो रही रासायनिक प्रक्रिया में। अच्छा, वो कैसे? इन तीनों ही स्थितियों में हमारा नियोकॉर्टेक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। नियोकॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेता है, जो तर्क करता है। बिल्कुल, नियोकॉर्टेक्स इंसान के विकास का सबसे नया हिस्सा है। ये हमें भाषा देता है, लॉजिक देता है, जो हर वक्त सोचता है कि कल क्या होगा या लोग क्या कहेंगे। सही कहा। लेकिन जन्म जैसी एकदम आदिम और प्राकृतिक प्रक्रिया में इस तार्किक हिस्से की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, वहाँ लॉजिक का क्या काम? बल्कि ये रुकावट बन सकता है। इसलिए शरीर इसका शटडाउन कर देता है और सारा कंट्रोल हमारे प्रिमिटिव ब्रेन यानी आदिम मस्तिष्क को सौंप देता है। मैं ना इसे एक आधुनिक स्मार्टफोन के एयरप्लेन मोड की तरह देख पा रहा हूँ। वो कैसे? मतलब जैसे जब फोन की बैटरी बहुत कम होती है और हमें कोई बहुत जरूरी काम करना होता है, तो हम उसे एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं। हाँ, सारे नोटिफिकेशंस बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया की सारी कॉल्स, इंटरनेट सब बंद हो जाता है ताकि फोन अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस एक काम पर लगा सके। ये उपमा बहुत बेहतरीन है। जन्म के समय शरीर भी नियोकॉर्टेक्स को एयरप्लेन मोड में डाल देता है ताकि बाहर का कोई डर या लॉजिक दखल न दे सके। और जब दिमाग इस एयरप्लेन मोड में जाता है, तो इंसान समय और जगह की सीमाएं भूल जाता है। इसी अवस्था को मिशेल ओडेंट ने बहुत खूबसूरत नाम दिया है, लव ऑफ द होल, यानी संपूर्णता से प्रेम। हाँ, एक माँ जो प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म दे रही होती है, वो अक्सर ये भूल जाती है कि वो कहाँ है या कितना टाइम बीत गया है। तो ये अत्यधिक तनाव के समय में दर्द से बचने का एक तरह का एस्केप मैकेनिज्म है। बिल्कुल, एक बायोलॉजिकल बचाव तंत्र है ये। लेकिन दिमाग अपने आप तो इस एयरप्लेन मोड में नहीं चला जाता होगा ना? इसे ट्रिगर करने के लिए कुछ बाहरी चीजें भी तो होती होंगी। हाँ, और यहीं पर शरीर की मुद्रा या पोस्चर का रोल आता है, जो बहुत ही हैरान करने वाला है। मैंने पढ़ा कि जब महिलाओं को बिना किसी दखल के प्राकृतिक रूप से जन्म देने दिया जाता है, तो वो अक्सर अपने आप एक खास पोस्चर अपना लेती हैं। हाँ, वो घुटनों के बल बैठ जाती हैं और आगे की तरफ झुक जाती हैं। इसे ऑन ऑल फोर्स कहते हैं। और अगर आप इस मुद्रा को ध्यान से देखें, तो ये हूबहू दुनिया भर के धर्मों में की जाने वाली प्रार्थना की मुद्रा जैसी है। एकदम सही। सजदे में झुकना या घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना, बिल्कुल यही मुद्रा है। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सीधा बायोलॉजिकल कारण है। जब इंसान आगे की तरफ झुकता है और सिर नीचे करता है, तो वो अपने विजुअल फील्ड को सीमित कर रहा होता है। मतलब वो बाहरी दुनिया से अपना संपर्क काट रहा होता है ताकि बाहर की चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट ना करें। हाँ, और जैसे ही बाहरी उत्तेजनाएं कम होती हैं, नियोकॉर्टेक्स पर लगा ब्रेक हट जाता है और शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे हम प्रेम का हार्मोन कहते हैं। जी, जन्म और प्रार्थना दोनों में ही शरीर बाहरी दुनिया को छोड़कर खुद को भीतर की ओर समर्पित कर रहा होता है।
ये तो हुआ शरीर के अंदर का विज्ञान, लेकिन इस स्विच को चालू करने के लिए एक बाहरी चीज का भी बहुत बड़ा जिक्र है किताब में, और वो है पानी। पानी का रोल बहुत अहम है। प्रसव के समय पानी का इस्तेमाल, जैसे पानी से भरे पूल में जन्म देना, ये माँ के मानसिक अवरोधों को कैसे हटा देता है? इसके लिए ना हमें अपने एवोल्यूशनरी इतिहास में लाखों साल पीछे जाना होगा। यहाँ एक बहुत ही रोचक थ्योरी आती है जिसे एक्वेटिक एप थ्योरी कहते हैं। एक्वेटिक एप थ्योरी यानी जलीय बंदर का सिद्धांत? हाँ, इसका मानना है कि इंसानों का शुरुआती विकास सिर्फ जंगलों या सूखे मैदानों में नहीं हुआ, बल्कि पानी के बहुत करीब हुआ है। ये थ्योरी मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इंसान जंगलों से निकलकर मैदानों में आया, इसमें पानी का क्या काम? इस थ्योरी के समर्थक हमारे शरीर के कुछ ऐसे गुणों की तरफ इशारा करते हैं जो बंदरों या प्राइमेट्स में नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे शरीर पर घने बालों का ना होना और हमारी त्वचा के नीचे चर्बी की एक खास परत होना, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। जो शरीर को गर्म रखती है। हाँ, और सबसे खास बात, इंसान भावनाओं में आकर आंसू बहाता है। अगर आप देखें तो ये गुण जमीन पर रहने वाले जानवरों में नहीं, बल्कि डॉल्फिन या सील जैसे समुद्री जीवों में पाए जाते हैं। अरे वाह! तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है और नदी किनारे जाकर उसे शांति मिलती है? हाँ, बोलिए। तो क्या वो सिर्फ एक अच्छा नज़ारा देखने का असर नहीं है? क्या हमारा शरीर असल में उस पानी को देखकर अपने पुराने इवोल्यूशनरी घर को पहचान रहा होता है? इवोल्यूशनरी जीव विज्ञान के नजरिए से एकदम यही सच है। वो शांति कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है। बाप रे! पानी की आवाज और उसका एहसास हमारे आदिम मस्तिष्क को शांत कर देता है। इसीलिए पानी के संपर्क में आते ही माँ का शरीर सुरक्षित महसूस करता है और तनाव के हार्मोन कम हो जाते हैं, जिससे जन्म की प्रक्रिया आसान हो जाती है। बिल्कुल। ये सब तो सच में दिमाग को घुमा देने वाला है। अब तक हमने बाहरी माहौल, पानी और मुद्राओं की बात की। अब थोड़ा शरीर के एकदम भीतर चलते हैं। कोशिकाओं के स्तर पर। हाँ, ये प्यार कोशिकाओं के स्तर पर कैसे काम करता है? स्रोत में ना एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या चीज है? इसे समझने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन को देखना होगा। हम जानते हैं कि ये प्यार का हार्मोन है। जब इंसान किसी से प्रेम महसूस करता है तो ये ऑक्सीटोसिन दिल की कोशिकाओं तक पहुंचता है। अच्छा। वहां पहुंचकर यह हृदय की कोशिकाओं को एक खास रसायन छोड़ने का आदेश देता है। इसी रसायन को एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड या ANP कहते हैं। तो आसान भाषा में ये ANP शरीर के अंदर करता क्या है? इसका मेन काम है खून की नसों को आराम पहुंचाना और ब्लड प्रेशर को कम करना। ओह, तो जब हम किसी अपने के साथ होते हैं और सीने में एक गर्माहट और शांति महसूस होती है? वो कोई जादुई एहसास नहीं है, वो यही ANP हार्मोन है जो आपकी नसों को चौड़ा कर रहा है और दिल की धड़कन शांत कर रहा है। मतलब जिसे हम सदियों से दिल का मामला कहते आए हैं, वो असल में दिल की कोशिकाओं से निकलने वाले इस हार्मोन का कमाल है। बिल्कुल। लेकिन ये रसायन कोशिकाओं से जुड़ता कैसे है? यहाँ लिगेंड्स और रिसेप्टर्स का विज्ञान आता है। रसायन विज्ञान में लिगेंड्स संदेश लेकर जाते हैं और रिसेप्टर्स कोशिकाओं के दरवाजे पर लगे तालों की तरह होते हैं। अच्छा, मैं इसे ना एक जिक्सॉ पजल या ताला चाबी की तरह समझ पा रहा हूँ। हाँ, समझाइए। लिगेंड एक खास आकार की चाबी है और रिसेप्टर वो ताला है जो कोशिका के बाहर लगा है। एग्जैक्टली। जब शरीर में प्यार का हार्मोन बहता है तो वो चाबी उस ताले में एकदम फिट बैठ जाती है, और जैसे ही ताला खुलता है शरीर के हर हिस्से को मैसेज जाता है कि हम सुरक्षित हैं, हम प्यार में हैं। एकदम सटीक। आणविक स्तर पर प्यार सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक फिजिकल प्रोसेस है जहां रसायन जुड़कर शरीर को शांत कर रहे हैं। और शायद यही वो सिस्टम है जो हमें जानवरों से भी जोड़ता है। किताब में जानवरों को पालतू बनाने का जो विज्ञान है ना, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, उसमें एक सेंसिटिव विंडो या संवेदनशील समय की बात की गई है। वो क्या होता है? प्रकृति ने जंगली जानवरों के जन्म के तुरंत बाद एक छोटा सा संवेदनशील समय रखा है। अगर जन्म के तुरंत बाद किसी जंगली जानवर को इंसान प्यार और सुरक्षा दे देना तो उसका हिंसक तंत्र कभी चालू ही नहीं होता। मतलब वो जिंदगी भर के लिए इंसान का दोस्त बन जाता है? बिल्कुल, वो आक्रामकता वाली वायरिंग ही एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन इसी के साथ एक तथ्य ऐसा भी जुड़ा है जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया। कौन सा तथ्य? स्रोत बताता है
कि सभ्यता के विकास के साथ कुत्तों और सूअरों जैसे पालतू जानवरों के दिमाग का आकार असल में सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति का सीधा नियम है, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब जंगली कुत्तों को इंसानों का साथ मिला तो उन्हें खुद शिकार करने की जरूरत नहीं रही, खतरों से बचने के लिए चौकन्ना नहीं रहना पड़ा। तो जब संघर्ष खत्म हो गया तो उनके दिमाग का सर्वाइवल वाला हिस्सा छोटा हो गया। हाँ, कई पीढ़ियों के बाद उनके दिमाग का कुल आकार ही कम हो गया। ये बात तो बहुत भयानक दिशा की तरफ इशारा कर रही है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मतलब अगर पूरी तरह सुरक्षित होने और आराम मिलने से जानवरों का दिमाग सिकुड़ सकता है तो हम इंसानों का क्या? ये बहुत गहरी बात है। हमारी आधुनिक सभ्यता कितनी सुरक्षित और तकनीक से भरी है, हमें शिकार नहीं करना पड़ता, तो क्या हम भी अंदर ही अंदर अपनी उस आदिम क्षमता को खो रहे हैं? ये चिंता तो वैज्ञानिक भी जता रहे हैं। जब प्राकृतिक चुनौती नहीं होती तो हमारी संवेदनाएं कुंद पड़ने लगती हैं। इसीलिए मिशेल ओडेंट अपनी किताब में क्षमा या फॉरगिवनेस के विज्ञान पर बहुत जोर देते हैं। क्षमा? विज्ञान की चर्चा में क्षमा का क्या काम? इसे तो हमेशा एक धार्मिक या नैतिक विचार माना गया है ना? लेकिन इसका एक गहरा जैविक आधार है। जब आप गुस्सा करते हैं तो शरीर हर समय फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे कोर्टिसोल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान क्षमा कर देता है तो वो असल में अपने नियोकॉर्टेक्स के उस तनाव को बंद कर रहा होता है। ओह, तो क्षमा करना उसी प्यार के हार्मोन को वापस चालू करता है। हाँ, जो शरीर को अंदरूनी नुकसान से बचाता है। इंसानियत को बचाने के लिए क्षमा कोई उपदेश नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल टूल है। और यहीं से हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां विज्ञान और हमारी पुरानी मान्यताएं एक ही बात कह रही हैं। ओडेंट इस बात की ओर ध्यान खींचते हैं कि इतिहास में जिन महान लोगों ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, उनका जन्म कैसे हुआ था। जैसे यीशु और बुद्ध का जन्म। हाँ, यीशु का जन्म एक तबेले में हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म एक बगीचे में पेड़ के नीचे हुआ था। दोनों का ही जन्म समाज की भीड़ से दूर एकदम प्राकृतिक माहौल में हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। ताओ दर्शन और क्वांटम भौतिकी दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज गहराई से जुड़ी है, और प्यार ही वो शक्ति है जो इस जुड़ाव को मुमकिन बनाती है। इसीलिए ओडेंट होमो इकोलॉजिकस की बात करते हैं। इंसान अब तक एक सुपर प्रेडेटर रहा है जिसने प्रकृति पर विजय पाने को ही सफलता मान लिया। लेकिन अब हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाला होमो इकोलॉजिकस बनना होगा। और इसकी शुरुआत हमें अपने जन्म के तरीके से करनी होगी। मिशेल ओडेंट ने आधुनिक प्रसूति विज्ञान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या है? उनका मानना है कि आज के अस्पतालों का ठंडा और मशीनी वातावरण, तेज रोशनी और अनावश्यक सिजेरियन ऑपरेशन जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा दखल है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सी सेक्शन और दवाओं ने अनगिनत जानें बचाई हैं, लेकिन ओडेंट का नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस अत्यधिक मेडिकल दखल के कारण हम वो पहला प्राकृतिक जुड़ाव तो नहीं खो रहे हैं? यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। जन्म के समय जो प्राकृतिक हार्मोन का तूफान उठना चाहिए वो मशीनों के कारण बाधित हो जाता है। तो अगर हम शुरुआत में ही जुड़ाव के उन रसायनों को बनने से रोक देंगे तो क्या इंसान प्यार करने की क्षमता ही खो देगा? में आ कैसे रही है। सही बात है। तो आज की इस लंबी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि प्यार सिर्फ दिल का कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल, ये प्लेसेंटा के स्वार्थ से शुरू होकर दिमाग के एयरप्लेन मोड तक जाता है और हमारे जलीय इवोल्यूशन से लेकर कोशिकाओं की ताला चाबी वाली प्रक्रिया तक फैला हुआ है। ये हमें जीवित रखने का सबसे बेसिक टूल है। एकदम सही। वैसे इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हम सब अगर सोचें कि लेखक ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक जन्म में दखल हमारी प्यार करने की क्षमता को कम कर रहा है, अगर हमारी सहानुभूति और जुड़ाव की नींव उन पहले प्राकृतिक पलों पर टिकी है, तो उस पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा जो अपनी पहली सांस से लेकर जीवन के हर कदम तक सिर्फ तकनीक और स्क्रीन्स के साए में बड़ी होगी। ये तो सच में डराने वाला विचार है। क्या आने वाली सदी में इंसान होने का मतलब और परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को खुद ही खोजना होगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।